चलिए, तो ध्यान दीजिए बच्चा, हमने लास्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सारे किंगडम्स देख लिया था। एक बार क्विक रिवाइज मारते हैं अपन, एकदम फटाफट फास्ट ट्रैक वे में रिवाइज करते हैं। पहला फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल, जिसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिनस, कार्लस लिनस क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या अलग किया था इन्होंने? सेल वॉल को बेस माना था। सेल वॉल को क्या माना था? बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो सेल वॉल को इन्होंने बेस मान लिया था। उसके बेस पे एनिमल और प्लांट को डिफरेंशिएट किया। फिर देखा उन्होंने कि कुछ बैक्टीरिया को भी डाल दिया प्लांट में, कुछ फंजाई को भी डाल दिया। ये लोग वैसे तो वहां होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि सेल वॉल ही सिर्फ बेस नहीं होना चाहिए था भाई, पूरा कॉम्बिनेशन प्रोकैरियोट यूकैरियोट का एक साथ मिला दिया उन्होंने। न्यूट्रिशन जो होता है हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक सारा एक साथ खिचड़ी पका दिया इन्होंने। तो इसी चीज को देखते हुए इनको हमने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। देखो, डिस्कार्ड करने का ये मतलब नहीं है कि उस टाइम डिस्कार्ड हुआ था। ये लोग अपने टाइम के बहुत बड़े किंग थे, और जब बताया था इन लोगों ने अपनी ये सारी बातें, उस टाइम भी ये बहुत चला था, वैल्यूएबल चीजें थी ये। लेकिन चूंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम लोगों के अंदर इक्विपमेंट्स, अपैरेटस, टेक्नोलॉजीज, ठीक है, लोगों की ना दायरा, लिमिटेशंस, वो सब बढ़ते चला गया बच्चा। और चूंकि एक सब एकदम से सब कुछ बढ़ते चला गया, तो वो पुरानी चीजें हमें क्या लगने लगी? बेकार लगने लगी। आई बात नहीं समझ में आई? हम लोग इतने मॉडर्न हो गए ना बच्चे, इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हम लोग कि हम लोग को वो तमाम चीजें जो पुराने समय में थी वो सब बेकार लगने लगी है। आपको अपने माँ बाप के बाद बेकार लगने लगते हैं, आपको दादा दादी के बाद बेकार लगने लगते हैं, आपको जो सभ्यता है, कल्चर, वो बेकार लगने लगता है। आप जैसे जैसे साइंस पढ़ोगे आपके मन में आता है यार क्यों लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग क्यों मंदिर मस्जिद जाते हैं, कहाँ होता है भगवान, किधर देखा है किसी ने खुदा को, किसी किताब में तो बताया नहीं जाता। ये मेंटालिटी लोगों की हो जाती है, आप एकदम से भूलने लगते हो। फिर एक जिंदगी में अवस्था आता है जिसमें वापस से आप उन लोगों की तरफ जाने लगते हो, उस डार्कनेस से, जो अंधेरा है, उससे निकल के आप रोशनी की तरफ मूव करने लगते हो। ये एक मेंटालिटी हम लोगों की। लेकिन आप नहीं मानोगे, ये सब नेचर में एग्जिस्ट होता है। भले साइंस में कितने भी बड़े महात्मा क्यों नहीं हो गए हो, कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों नहीं हो गए हो, वो भले खुदा पे विश्वास स्टार्टिंग में नहीं करते होंगे, लेकिन एक टाइम जरूर आता है कि उनको यकीन हो जाता है। देखो, ये भगवान, खुदा, ईश्वर या अल्लाह, जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ नाम बदले हैं, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। वो क्या है? हम सबको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। आप कहते हो ना साइंस नहीं मानता, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि साइंस भी मानता है इस चीज को। आप सब केमिस्ट्री में रेजोनेंस जानते हो? रेजोनेंस सुना है? रेजोनेंस ये वर्ड जरूर सुना होगा, और नहीं सुना तो आने वाले समय में सुन लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस, अगर आप एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ोगे ना, उसके अंदर एक लाइन लिखी गई है, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। यह एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको मैं रेजोनेंस के बारे में अगर बताऊं ना, तो रेजोनेंस वो कॉन्सेप्ट है, वो तरीका है जिससे कोई भी मॉलिक्यूल कितना भी उस पर चार्ज क्यों ना हो, उसे क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। क्योंकि केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब दुख होता है। क्या होता है? दुख। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो रेडिकल हो, कुछ भी हो, इस सब का मतलब क्या है? ये दुख है। उस एटम जो है, वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो क्या है? अनस्टेबल है, उसको दुख हो रखा है, वो तकलीफ में है। उस तकलीफ को खत्म करने के लिए कौन आता है? रेजोनेंस आता है। और रेजोनेंस कुछ करता नहीं है, उस चार्ज को हटाएगा भी नहीं, उस दुख को हटाएगा नहीं, उस दुख को घुमाने लगता है, डीलोकलाइज करेगा। जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा, उसकी एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। जितनी एनर्जी कम होगी, वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और एक वक्त पे वो स्टेबल हो जाएगा। जबकि ये कॉन्सेप्ट कहीं भी देखा नहीं गया है, ये सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड है। तो हमारा ईश्वर भी एक रेजोनेंस है, जो आप देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, लेकिन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप उनको मानोगे तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी। आपको किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार का तकलीफ है, कोई भी चीज का डिप्रेशन, स्ट्रेस है, टेंशन है, आप शांति मन से उन्हें याद करोगे। मैं नहीं कह रहा किसी स्पेसिफिक गॉड को याद करो, मन शांति के लिए आप अपने ऊपर काबू रख पाओ, वही खुद खुदा है अपने में। इंसान खुद में ही क्या है? खुदा है। बस पहचानना आना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये लोग जो थे ना बाबू, जितनी भी चीजें, ये एरिस्टोटल, लिनस, अर्नस्ट हर्बर्ट एफ कोपलैंड, इनफैक्ट हमारे पास कार्ल वूज,
ये लोग सबके सब ना एक टाइम पर रियलाइज करें कि हाँ, इमेजिनेशन में ही सब कुछ है, काल्पनिक में ही जो है पूरी दुनिया चल रही है। आइए, ट्रैफिक, कभी आप फंस जाते हैं, कभी ये निकल जाता है, कभी ये फंस जाते हैं, कभी आप निकल जाते हो। चलिए ध्यान दीजिए, बात समझ आई आप सबको? बच्चा क्लियर हुआ? तो हम लोग अब ये क्लासिफिकेशन के पीछे नहीं भागने वाले, हम लोग अब ये फाइनलाइज कर चुके हैं कि हम लोग सिर्फ किसको फॉलो करेंगे, अपने RH विट टेकर साहब को। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करेंगे? RH विट टेकर साहब को। इन्होंने कौन से क्लासिफिकेशन को बताया था बच्चा? फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है बच्चा? क्या था? तो हमने बताया आपको लास्ट क्लास में। अरे बोलो जी बच्चा, कौन कौन से 5 से किंगडम थे हमारे पास? हाँ जी, सारे बच्चे बोलेंगे साथ में, बोलिए। पहला कौन था? मोनेरा। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई या फिर फंगी भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला नहीं, सीक्वेंस में प्लांटे, एंड देन फाइनली वी हैव एनिमेलिया। इज इट क्लियर बच्चा? दिमाग में आ गया ये सारी बातें? इन सब में जो सबसे स्टार्टिंग था हमारे, वो कौन था? मोनेरा। अच्छा, हम इस सीक्वेंस को ना सिर्फ रटेंगे ही नहीं, इस सीक्वेंस में भी बहुत से सवालों के जवाब छुपे हमारे। जैसे मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है। क्या है? प्रिमिटिव का मतलब सबसे सिंपल। क्या है? सबसे सिंपल। तो अगर इवोल्यूशन हुआ होगा, अब इवोल्यूशन क्या भैया? इवोल्यूशन का मतलब धरती पे जब सबसे पहला लिविंग आया होगा, वो जाहिर सी बात है कौन से किंगडम का मेंबर रहा होगा? मोनेरा, क्योंकि सिंपल है। उसके थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ होगा तो कौन पहुंचे होंगे हम? कहां पहुंच गए होंगे? प्रोटिस्ट के अंदर। और एडवांसमेंट हुआ होगा तो फिर फंजाई, देन प्लांटे। और सबसे एडवांस फीचर कहां देखे जाते हैं? और उस एनिमेलिया में भी कौन है? ह्यूमंस, सबसे एडवांस। बच्चे बात समझ आई आपको? तो ये सीक्वेंस अपने आप में एक सवाल का जवाब भी है, प्रिमिटिव टू एडवांस्ड। अब मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा में 2 मेंबर बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला वाला कौन सा था बच्चा? आर्की बैक्टीरिया। नहीं, सीक्वेंस में कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया, जो कि उतना एडवांस बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको फॉल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स बैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है बच्चा? यू बैक्टीरिया। अरे बात समझ आई? तो अब कोई पूछे कि अब बताओ सीक्वेंस पहले कौन आया होगा? आर्की बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एंड देन फाइनली वी हैव व्हाट? एनिमेलिया। इज इट क्लियर? बात समझ आई बच्चा सबको? तो ये सीक्वेंस अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन का क्या है? एक जवाब है। नहीं आया समझ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? तो क्या आज हम मोनेरा को स्टार्ट कर दें? सारा बेसिक फंडा जितना भी था सब कुछ बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको। स्टार्ट करें? गुड। देखिए, अच्छा, वी हैव मोनेरा। पहला देखिए, मोनेरा एक किंगडम है। मोनेरा अपने आप में वर्ड का मतलब बैक्टीरिया नहीं होता। मोनेरा क्या है बच्चा? एक किंगडम है। उस किंगडम का सोल मेंबर कौन है? सोल मेंबर, हाँ, सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका मेन मेंबर है, इसलिए इसको बैक्टीरिया के नाम से भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से वाले हैं? बैक्टीरिया वाले ही हैं। ठीक है जी? तो मोनेरा का सोल मेंबर कौन है बच्चा? बैक्टीरिया है। ये बात समझ आई? बैक्टीरिया के बारे में एक चीज बहुत ही मशहूर है कि बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। अब ये क्या चीज है सर? ये पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म या वो कोई भी चीज जो हर जगह पाया जाए। स्नो में, बर्फों में, सैंड में, रेत में, डीप सी, समुद्र के एकदम नीचे लहरों के अंदर, सतह में। ठीक है? रेन वाटर, एसिड वाटर, सॉल्टी वाटर, मार्शी वाटर, मतलब आपकी जहां ना पहुंचे सोच वहां तक ये पाया जाता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं हम लोग, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। इस पे क्वेश्चन पूछा गया इस वर्ड पे, ध्यान रखिएगा। मतलब सिर्फ एक लाइन में याद कर लीजिए, एवरीवेयर, हर जगह पाया जाने वाला।
चीज। ठीक है जी, आई बात समझ? इसके दो हिस्से होते बताई दिया मैंने, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। लेकिन कुछ और भी पढ़ना है, जैसे माइकोप्लाज्मा पढ़ना है हम लोगों को जो है साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ना है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनोलाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो माइकोप्लाज्मा का ही पार्ट है पीपीएलओ, अलग चीज नहीं है। राजकुमार समझ आ गया? पीपीएलओ ही क्या है? माइकोप्लाज्मा है। जैसे मोनेरा ही क्या है ऑटोमेटिक अपने आप में बैक्टीरिया है, वैसे माइकोप्लाज्मा ही क्या अपने आप में पीपीएलओ है। तो आगे बताएंगे, फिलहाल इतना सा समझ में आया कि नहीं आया आप सबको? ठीक है, अच्छा ये तो चलो बात हो गई भैया कि ये पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। इनके शेप्स वो बड़ी वेरी करते हैं बच्चा, शेप बहुत ही वेरी करते हैं। इनके शेप में पहला शेप है, मतलब इनके बहुत अलग अलग प्रकार के शेप होते। जो हमारा बॉडी का शेप तो फिक्स है ना, ये दो हाथ, ये दो पैर, ये ऊपर सर होगा, ये तो सब फिक्स हमारे में। लेकिन इनका नहीं है, इनमें कुछ गोल होंगे, कुछ लंबे लंबे होंगे, कुछ कॉमा जैसे होंगे, कुछ रॉड जैसे होंगे। इनके शेप्स क्या होते हैं? वेरी हो रहे होते हैं। उसमें पहला शेप पढ़ते हैं बच्चा हम लोग कोकस, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग बैसिलस, तीसरा पढ़ते हैं स्पाइरलम, और आखिरी पढ़ते हैं विब्रियो। क्या पढ़ते हैं बच्चा? विब्रियो। तो ये चार तरह के शेप्स को अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है जी, कोकस शेप जो है बच्चा, इसे कहते हैं राउंड शेप। क्या है? ये सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। राउंड शेप, गोल गोल जैसे दिखाया तुमने आपको, ऐसे वाला शेप। ये वाला शेप जो दिखेगा ना बच्चा, ये क्या कहलाएगा? कोकस शेप। इससे पूछेगा एग्जाम में कि कौन से शेप के बैक्टीरिया, तो क्या बोलोगे आप लोग? कोकस शेप के बैक्टीरियाज हैं हमारे पास। बैसिलस की बात करूं तो ये होता है बच्चा रॉड शेप। कैसा होता है? रॉड शेप। जैसे बना दूं मैं अगर, कुछ ऐसे शेप के। आई बात समझ? तो ये क्या कहलाएंगे बच्चा? हमारे रॉड शेप। देखो रॉड के जैसे है ना बच्चे, लंबे लंबे सिलेंडर टाइप में। स्पाइरलम का मतलब होता है जो मोटाइल हो। क्या हो? मोटाइल। अच्छा ये मोटाइल वर्ड जानते हो आप लोग? जो मूव हो सके, मूवेबल। कोई भी चीज अगर मूव होता है उसको क्या बोलते हैं? मोटाइल। और अगर वो मूवेबल ना हो तो नॉन मोटाइल। तो ये क्या है? मूवेबल है, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। ठीक है, इनका शेप अगर मैं दिखाऊं, कुछ इस टाइप इनका शेप जो है देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आखिरी हमारे पास विब्रियो। इसके बारे में जान लो बस एक चीज, ये कॉमा शेप के होते हैं। कैसा होते हैं बच्चा? कॉमा शेप। अरे बच्चा इसको ना हल्के मत लेना, कहीं कहीं से सवाल उठाया गया है। आप जाए तो पीवाई की कभी कभी लगाने बैठो तो कभी देखना भी। तो कॉमा शेप के होते हैं, इनका शेप तो बताने में क्या है, फिर समझ में आ जाएगा आप लोग को। ऐसे कुछ ऐसे शेप के जो है इनके पाए जाते हैं। ठीक है जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सा सबसे ज्यादा अबंडेंट है? तो आंसर क्या होगा? बैसिलस। मतलब सबसे ज्यादा संख्या में कौन से वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं? बैसिलस। तो इनके लिए एक टर्म लिख लो, ये क्या है नेचर में? मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाएगा बच्चा? बैसिलस। ठीक है, एक वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा बैक्टीरिया के नाम में, स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो सुना कभी? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ऐसे नाम सुनने को मिलेगा। ठीक है, एक आएगा डायोकोकस। तो स्ट्रेप्टो वर्ड का मतलब होता है चेन। क्या समझ सकते हो? चेन। तो मतलब कई सारे कोकस अगर चेन में होंगे ऐसे। ठीक है जी, अगर बैक्टीरिया शेप कई सारे कोकस में चेन में होगा, इसे क्या बोलोगे? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर एक हो तो मोनोकोकस, और एक का मतलब मोनोकोकस, दो का मतलब डाइकोकस, और अगर काफी सारे लंबे चेन में हो गया तो स्ट्रेप्टोकोकस। नहीं बात समझ? पहले ये सारा कंटेंट क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से कॉपी कीजिए आप लोग। चलो क्लियर हो गया? क्या नहीं सुना? मत जरूरत नहीं सुनने का, मत सुनो सब। चलो अरे इधर ध्यान दो, रेडी? चलिए, तो हमने ये बेसिक्स देख लिए। क्या चल रहा है यार उधर? है हंसी रुक नहीं रही तुम लोगों की। चलो हंस लो, पहले हंस लो, हंस लो। आ रही हंसी? प्रिया, साक्षी, देखो सब तुम्हारा ही इन्फेक्शन है। तुमने ये फैलाई बीमारी हंसने वाली। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
कि एक बार हम इनके बैक्टीरिया लोगों के जो है ये इनका बैक्टीरिया का जो डायग्राम है, इनका स्ट्रक्चर जो है, एक कंप्लीट डायग्राम पहले हम देख लेते हैं। एक एक करके देखने के बाद उनके सारे ऑर्गेनलीज को साथ में एक साथ अलग अलग करके डिस्कस कर लेंगे पहले, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनका बैक्टीरिया का। देखो जी, बैक्टीरिया इनका स्ट्रक्चर पहले मैं बनाऊंगा फिर आप बनाओगे, हैं जी, ठीक है जी। साथ साथ में बनाना, वरना मैं बनाऊं बैक्टीरिया तू बना दो पाकिस्तान का नक्शा, अच्छा लगेगा। तो रुक जाओ, पहले मेरा वेट कर लो सब। तुम्हारी मर्जी, मैंने गोल बनाया, तुम रेक्टेंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, ठीक है। या मत भी ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख लो बस एटलीस्ट, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा यार, छोड़ना तो खैर है नहीं। क्या बोल रहे हो बच्चा? कोकस? कोकस है, कुछ पूछी हो क्या? पूछो रोही। हाँ कोकस ही है। अब गोल बात कर रहे हैं बच्चा, तो गोल कोकस ही होगा ना। लो हाँ, कोकाई सिंगुलर हो गया, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है यहां पे। देखो मैं ये एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, मतलब इतना सा है कि आपको समझ आ जाएगा कौन चीज क्या होता है। बाकी एक एक करके सब चीजें हम डिस्कस करेंगे हम लोग। हर चीज का यहां पे अपने आप में मतलब होता है, ध्यान से। चलिए, ऑलमोस्ट आपका ये डायग्राम मैंने बना दिया है, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप उसके सेल को देख रहे होगे, सेल के वॉल को देख रहे होगे, मतलब सेल का आउटर स्ट्रक्चर जो अगर देख रहे होगे, तो मैंने 3 डिफरेंट लेयर बनाए हैं बच्चा। एक ये लेयर, एक ये लेयर और एक ये लेयर। हर डायग्राम के बायोलॉजी में हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के हमारे एग्जाम के पैटर्न में डायग्राम देख के लेबलिंग करने को पूछता है, या लेबल्ड करके डायग्राम के लोकेशंस के बारे में पूछता है कि कौन सा चीज कहां पे है। इसलिए अब आप अपने डायग्राम के वाले कॉन्सेप्ट को भी क्या करोगे, अच्छे से तैयार करोगे। देखिए बच्चा, इन तीनों को तो पहले इकट्ठे हम बोलते क्या है, ये देख लो, इसे बोलते हैं सेल एनवेलप। एनवेलप क्या बोलते हो बच्चा? सेल एनवेलप, ठीक है। इसमें जो ये सबसे बाहर में जो रेड कलर का बनाया है मैंने, रेड कलर में, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइको कैलिक्स। क्या बोलते हो? ग्लाइको कैलिक्स। ये जो बीच वाला बनाया है बच्चा मैंने, ये इधर साइड में, अंदर वाला बता देता हूं, अंदर वाले को कहते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बीच वाला है बच्चा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेल वॉल। और इकट्ठे ही क्या बोलोगे इनको आप? सेल एनवेलप। ये बात तुम्हें समझ आ गई? सुनो, आप सबको पता है कि प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है? सेल वॉल। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल ही पाया, अच्छा एनिमल के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया इकलौता ऐसा है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सेल वॉल ही पाया जा रहा है, और एक एक्स्ट्रा जो सिर्फ उसमें ही पाया जा रहा है वो क्या है? ग्लाइको कैलिक्स। बात समझ आई? अब देखो, ये कुछ उसके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला है, जिसे वो बैक्टीरिया मूव कर पाता है, चल पाता है, और बैक्टीरिया को ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे बैक्टीरिया मूव हो पाए। उसके बाद इसको कहते हैं बेटा पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। इसका मेनली काम सेक्स के अंदर होता है, कॉपुलेशन के अंदर, सेक्स पिलाई भी बोलते हैं इनको। ये जो है बच्चा, इसको कहते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ये जो दिख रहा है ना बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? इस पे एक बार क्वेश्चन आया था कि मीजोजोम जो है ये किसका एक्सटेंशन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीजोजोम जो है वो किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन मतलब
मेसोसोम सेल इन्वॉल्व का कौन से हिस्सा से घूम के बना है? आंसर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायग्राम से दिख रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मेसोसोम। इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे, ऐसे मान लो ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर बहुत ही अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे रेस्पिरेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ठीक है जी, और भी काम है इसके, फिलहाल इतना समझ लो आप। तो इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से वाले पार्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है, और क्या क्या काम है। तो काम को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं बता दिया आपको कि एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। बच्चा बोलो क्लियर है? श्योर? पक्का? अब देखिएगा, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, स्पेशली इसको कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर ये क्या है बच्चा? ये प्रोवाइड कराते हैं पिगमेंटेशंस। क्या प्रोवाइड कराते हैं? पिगमेंटेशन, मतलब बैक्टीरिया के अंदर कलर प्रोवाइड कराते हैं। कलर इन द सेंस की आप कलर भी कह सकते हो, और फोटोसिंथेसिस करने में भी इसको क्या करते हैं? हेल्प कराते हैं, क्योंकि कलर होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ग्रीन कलर बच्चा बताया था मैंने, प्लास्टिड वगैरह। चलो अभी खैर इतना समझ लो कि फोटोसिंथेसिस में इसको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है जी। इसे बोलते हैं इंक्लूजन्स बॉडी। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। इसका मतलब क्या है? ये इसका स्टोर रूम है। क्या है बच्चा? बैक्टीरिया का स्टोर रूम। ये जो भी खाएगा पिएगा वो सब क्या करेगा? उसके अंदर स्टोर रखेगा, ताकि फिर इससे क्या बना सके? अपने बॉडी के लिए एनर्जी सिंथेसाइज कर सके, और फिर आगे ये परफॉर्म कर सके। अरे बच्चा क्लियर है? और बीच में जो हमारे पास तो पता ही है, डीएनए है। इसे क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है जी। फिर इसी में आगे चल के प्लाज्मिड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका ओवरऑल डायग्राम किसका हो गया? बैक्टीरिया का, सेल का। आई बात समझ? और ये जो हमारे पास पिलाई, फिम्ब्रे और फ्लैजिला है ना, ये सरफेस जो है सपोर्टर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरफेस सपोर्टर, क्योंकि सरफेस पे रहते हैं ना ये बच्चा। पिलाई देखो सरफेस पे है, फिम्ब्रे भी कहां है? सरफेस पे है, फ्लैजिला भी कहां है? सरफेस पे है। तो चलने में, मूवमेंट में, लोकोमोशन में, मूवमेंट में, इन सब चीज में इनका ही रोल होता है, और ये सरफेस पे अवेलेबल है। क्या ये बात समझ आई? फिर डिटेल अभी हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते भी हैं। फिलहाल पहले इतना समझ में आया कि नहीं है बच्चा? अगला काम क्या आपका? कॉपी पेस्ट करो।